जय हिंद दोस्तों, मैं सनी देवल आपके अपने YouTube चैनल बिहारी मीडियम में स्वागत करता हूं। आज 5 बज गए हैं, अभी का समय 5 बज गया है। तो आप लोग के लिए खास चैप्टर हम लेकर आए हैं, उसका शुरुआत आज होने जा रहा है। देखिएगा क्या है। इस चैप्टर का नाम वर्ब है, यानी हम लोग एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई क्लास में फालतू बात नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई होगा। ऐसा पढ़ाई जो आप तक अभी तक कहीं भी YouTube पर भी शायद नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तो इससे कम ही देखा होगा, इससे ज़्यादा देखने का प्रयास नहीं किए होंगे, या आप लोग अभी तक नहीं गए या होगा ही नहीं। तो चलिए समझते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसको समझिएगा। आप लोगों के सामने ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा, समझते हैं आखिर ये है क्या। हमने पहला लिखा है इंग्लिश का आधार यही है। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ मेरे दोस्त, ये जो वर्ब चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं इंग्लिश का एक बेस होता है। इसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किसी अन्य चैप्टर की। कोई इंग्लिश में अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहता है तो उसको ये चैप्टर समझना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, इसके बिना कुछ सोचना गलत है। अब सोचना तो गलत नहीं है, मगर इंग्लिश में सोचना गलत है। अगर आप वर्ब चैप्टर को कंप्लीटली नहीं पढ़े, एक पॉइंट को कवर अप नहीं किए हैं, तो आप किसी अन्य चैप्टर की कल्पना ना करें, आपके लिए ये टाइम पास होगा। जैसे कि वो कौन कौन चैप्टर समझते हैं। आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। आप वर्ब को पढ़े बिना इन चैप्टर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप स्कोर कर सकते हैं ज़्यादा मात्रा में। तो आपको इन सभी चैप्टर में अगर महारत हासिल करना है तो इस चैप्टर को कंप्लीटली इन डिटेल विद सॉल्यूशन पढ़ना होगा, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड पॉइंट, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ये ना ही छोटा चैप्टर है और ना ही बड़ा चैप्टर। बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है और बड़ा छोटा भी चैप्टर नहीं है, तो थोड़ा सा मीडियम बड़ा चैप्टर है। इसको एक एक पॉइंट से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बड़ा चैप्टर है तो उसको एक वीडियो में पढ़ाना संभव नहीं होगा, तो हम लोग उसका एक ऐसा पैटर्न तैयार किया, एक ऐसा मूवमेंट तैयार किए हैं कि एक एक सिस्टम, एक एक पॉइंट को कवर अप उसमें से मलाई की तरह निकाला जाए। फोर्थ पॉइंट, क्या इस चैप्टर को समझा या बूझा जा सकता है? तो बेशक समझा जा सकता है, बस सिस्टमेटिक पढ़ा जा सकता है। हम लोग अगर एक एक पॉइंट को सिस्टम से पढ़े, एक पैटर्न वाइज पढ़े, तो इस चैप्टर को आसानी से आपके अंदर निकाला ढाला जा सकता है। लास्ट पॉइंट, स्टार्ट विथ 0 लेवल एंड एंड्स विथ एडवांस लेवल। कहने का यह तात्पर्य है, ये चैप्टर आपको बेसिक से स्टार्ट होगा, एकदम 0 लेवल से। अगर आपने कहीं भी नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। 0 लेवल से एक एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए तो आप वंचित ना रह सके। एक और पॉइंट हम इस पर जोड़ना चाहेंगे, बोल देते हैं, लिखते नहीं हैं। वो ये मेरे दोस्त कि ये किस एग्जाम के लिए है। सबसे कंफ्यूजिंग सवाल आप लोगों के लिए। तो अपकमिंग आज SSC CHSL ने अपना नोटिफिकेशन भी कल दे दिया और मेरा आज क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। तो बढ़िया समय, बढ़िया तैयारी का मौका। कल नोटिफिकेशन आया, आज से हम चैप्टर स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम लोग इंग्लिश की बारीकियों को समझ चुके होंगे। तो जो लोग भी अगर CHSL इंटर पास कर चुके हैं, वो जाकर इस फॉर्म को फिलअप करिए और वहाँ से जाकर अपने तैयारी को आगे मार्गदर्शन दीजिए। ये चैप्टर SSC के लिए तो कम्प्लीटली है ही, साथ में डिफेंस के लिए भी है। आप एयरफोर्स, नेवी, NDA, CDS का भी तैयारी करते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बेनिफिशियल है। ये साथ साथ बैंकिंग को भी कवर अप करने का प्रयास हमने किया। एक ऐसा लेवल तैयार किया जो हर एग्जाम को जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है उसको कम्प्लीटली आप टच कर पाएँ। तो ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये पहला दिन था, इसीलिए इन डिटेल में हम थोड़ा सा समझे, आपका समय बर्बाद किए। जितना समय आपका महत्वपूर्ण है उतना हमारा भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, एकदम आपको महसूस नहीं होना चाहिए कि ये लाइव है या रिकॉर्डेड है, कुछ नहीं, बस एकदम शानदार तरीका से ऐसा पढ़ना होगा जिसको आप देख करके वाह मजा आ गया। तो लेट अस स्टार्ट योर चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज हम बोलना चाहेंगे, ये मेरा थोड़ा पहला क्लास है तो हो सकता है कुछ गलतियां हो जाएं पढ़ाने में बोर्ड पर, तो उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सर आपने यहाँ पर ये पढ़ाई में गलती नहीं होगा, टेक्नोलॉजी में गलती होगा। तो उस टेक्नोलॉजी को आप लोग को बता देना है कि सर यहाँ पर थोड़ी सी आप सुधार कर लीजिए, या बता दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
वर्ब होता क्या है? देखिए, कई विद्वान ऐसे हैं जो वर्ब को किसी अन्य नाम से भी जानते हैं, भाव पढ़ते हैं, भाव। तो हम लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि वर्ब पढ़ें या भाव पढ़ें, छोड़ दीजिए। आप वर्ब पढ़ते हैं वर्ब ही पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है किसी अन्य नाम से दिमाग को पागल करना। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्वेश्चन बनने चाहिए, ना कि आपको ब्रिटिश लैंग्वेज का ज्ञानी बनना है। तो वर्ब का सबसे पहले हिंदी मीनिंग देखते हैं आखिर है क्या। वर्ब का मतलब क्रिया होता है या कार्य, समझ लीजिए जो भी आप काम करते हैं या काम, एकदम सिंपल भाषा में, खाँटी देहाती मेथड, एकदम देहाती मीडियम से पढ़ा रहे हैं, बेसिक मीडियम से, बिहारी मीडियम, नाम ही जिसका बिहारी मीडियम है तो बिहारी स्टाइल से ही पढ़ाएंगे। तो चलिए, ये हो गया वर्ब का हिंदी मीनिंग आप जानेंगे। कभी कभी अब इसका हिंदी क्यों बताएं हम, मान के चलिए गांव समाज में बैठे हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो बुढ़वा सब होगा जिसको आता कुछ नहीं है मगर जानकारी सब चीज़ का उसको लेना है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पूछेगा कौन चैप्टर पढ़ रहा है, तो वर्ब, तब उसका हिंदी बताओ। अब ले, अब फंस गया। जो लड़का इंग्लिश से इंग्लिश मीडियम में पढ़ता होगा वो तो उसका हिंदी नहीं पता। तो जानकारी के लिए, उन बुढ़वा को चुप कराने के लिए, उन नौजवान को चुप कराने के लिए, उस व्यक्ति को चुप कराने के लिए आपको थोड़ा सा जानकारी चाहिए। तो वर्ब का मतलब क्रिया, कार्य, काम। अब हमने 3 पॉइंट लिखा है कि वर्ब को पहचानेंगे कैसे, कि कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द वर्ब कैसे हो सकता है, उसको हम लोग जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने लिखा है एक्शन वर्क। एक्शन कहने का मतलब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें एक्शन तो होता है भाई। हम जैसे बोल रहे हैं तो मेरा मुंह देखिए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये अपने आप में एक्शन है। अगर एक्शन है तो वो वर्ब है। क्या सर, अगर एक्शन नहीं होगा तो वर्ब नहीं होगा? होगा। उसके लिए हमने और 2 पॉइंट लिखा है। तो सबसे पहला हम ये प्रयास करेंगे कि कोई भी शब्द, हम इंग्लिश ऐसे पढ़ाना चाहते हैं कि आप किसी भी बुक, किसी भी राइटर, किसी भी दुनिया का पढ़ें तो उसको समझ सके कि आखिर उसमें वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या, एक एक पॉइंट को समझ सके। एक्शन, सबसे पहले वर्ब अगर कोई दे दिया 5 गो शब्द और बोले कि वर्ब पहचानो, आप पहचानिएगा कैसे? तो सबसे पहले आपको उसमें खोजना है कि उस शब्द में एक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर एक्शन हो रहा है तो वो वर्ब है, ऑलरेडी वर्ब है। अगर नहीं मिला तो अभी आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब एक्शन भी 2 प्रकार का होता है मेरे भाई, एक्शन भी 2 प्रकार का होता है। देखिएगा क्या क्या होता है। एक फिजिकल और दूसरा मेंटल। अभी फिजिकल और मेंटल क्या हुआ मेरे भाई, जैसे हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मेरा शरीर हिला डोला या कोई ऐसा चीज हुआ जिसको आप देखकर महसूस कर सके कि हाँ भैया फिजिकली वर्क हो रहा है। जैसे मैंने लात मारा किसी चीज को तो वो किक हुआ, मेरा पैर मूवमेंट हुआ, जिसमें मूवमेंट हो रहा है वो फिजिकल है। अब मान के चलिए हम आपको याद कर रहे हैं, हम आपको याद कर रहे हैं तो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिमाग के अंदर हो रहा है। जब दिमाग के अंदर हो रहा है तो ये मेंटल वर्क हो गया। आपको पता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, मगर कार्य हो रहा है। तो जब कार्य हो रहा है तो हो सकता है फिजिकल होगा या मेंटल होगा। अगर फिजिकल हुआ तब भी वो वर्ब हुआ, मेंटल हुआ तब भी वो वर्ब हुआ। एक्शन में 2 तरीका से कर, मान के चलिए आप लोग कितना होगा जिसको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो हमको दुआ दे रहा होगा, और कितना होगा नालायक लोग जो हमको गरिया भी रहा होगा। तो वो जो गाली देना या दुआ देना आपके दिमाग के अंदर हो रहा है, हम आपको नहीं देखे या कोई अन्य व्यक्ति आपको नहीं देखा गाली देते हुए, मगर आपने दिया, आपने हमको याद किया, रिमेंबर, आपने हमको याद किया, आपने हमें प्यार दिया, तो उसके लिए ये मेंटल वर्क हो गया। तो वो भी अपने आप में एक्शन है, वो भी कार्य ही है, तो वो भी एक वर्ब है। ये वर्ब पहचानने का हमने तरीका, सबसे पहले एक्शन देखेंगे। अगर एक्शन में फिजिकल है तो और आसान, मेंटल 2 तरीका हो सकता। अब स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे अगर बात ना बनी एक्शन से तो उसके बाद क्या पहचानेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब अगर सीधा से समझ लीजिए तो आप लोग पढ़ेंगे अवस्था, साइंस में या फिजिक्स वगैरह में पढ़ते होंगे पदार्थ की अवस्था। तो वो जो अवस्था होता है, मान के चलिए मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। अब मैं ईमानदार हूं में अगर आप कवर अप करने का प्रयास करेंगे
तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ईमानदार कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ, कि हो रहा है कि फिजिकल हो रहा है कि मेंटल हो रहा है, पता आप लोग को नहीं चल रहा है, मगर कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है। ये तो ये क्या है, अवस्था है, यह हमार अवस्था है, यह मेरा अवस्था है, यह आपका अवस्था है, हम इसको समझते हैं। इससे आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, तो इसको अवस्था से समझते हैं। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। अब बताइए क्या ये जो एम है ये वर्ब है कि नहीं है? अच्छा छोड़िए, आई और ऑनेस्ट को भी रहने देते हैं। क्या ये एम वर्ब है कि नहीं है? तो है। तो ये अवस्था बता रहा है कि हम ईमानदार है, तुम बेईमान हो। किसका अवस्था बता रहा है? तो मैं का, आई का अवस्था बता रहा है कि हाँ आप जो है ईमानदार है, तो आपका अवस्था बता रहा है। तो जब कभी भी किसी चीज का आपको अवस्था का भी जानकारी हो तो उस केस में भी आप उसको वर्ब से ही डिनोट करते हैं। बाकी अभी हम पॉइंट आगे पढ़ेंगे कि ये कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब, आखिर ये कौन सा वर्ब है, इसके बारे में हम डिस्कस अभी करेंगे। मगर ये कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है मेरे भाई, अवस्था बता रहा है। ये पॉइंट भी समझ में आ गया। और जहां भी आपको दिक्कत हो आप सीधा कमेंट करिए कि हाँ सर इस पॉइंट पर हमको समस्या हो रहा है, आप थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास करें। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना अच्छा इंग्लिश पढ़ना उतना ही अच्छा हिंदी बोलना है। हम आप भी प्रॉपर वे में हिंदी बोलने का प्रयास करेंगे, ठेठ नहीं चलेगा। चलिए पोसेशन, ये पोसेशन है क्या? पोसेशन मान के चलिए पोसेशन, आपके पास बहुत गाड़ी है। जैसे हम एक चीज लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, आई हैव मैनी कार्स। एकदम सिंपल से, आई हैव मैनी कार्स, मेरे पास बहुत सारी गाड़ी है। तो ये जो आई और मैनी को फिलहाल अभी साइड में रखिए, इस हैव को पकड़ते हैं, मेरे पास बहुत गाड़ी है, मेरे पास बहुत गाड़ी है। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करिएगा, तो गाड़ी तो है मगर क्या आपको एक्शन का पता चल रहा है? तो कहिएगा गुरुदेव नहीं पता चल रहा है। तो ये एक्शन भी नहीं है, नहीं फिजिकल है, ना ही मेंटल है, स्टेट ऑफ बीइंग भी नहीं है, कोई अवस्था भी नहीं है, या कोई भी चीज का अवस्था भी नहीं है। जब अवस्था नहीं है, एक्शन नहीं है, तो क्या ये वर्ब नहीं है? वर्ब है। किसी का पोजेशन, पोजेशन का मतलब हक, ये मेरा हक, जिस पर आपका अधिकार हो, जिसका आपका व्यक्तित्व पूरा उस पर जमींदारी हो, मेरा अधिकार अगर आप पर है तो वो भी एक प्रकार का वर्ब भी होता है जिसको पोजेशन यानी कि अधिकार, अधिवत करते हैं हिंदी में, पता नहीं क्या है। तो आई हैव, तो ये हैव अपने आप में वर्ब हुआ, वर्ब हुआ। कैसा वर्ब? पोजेशन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको डिटेल से मेरे भाई। देखिए इस बोर्ड में एक फैसिलिटी है कि हर सुविधा उपलब्ध है, हर सुविधा उपलब्ध है। चलिए यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया होगा कि अगर वर्ब पहचानना है तो 3 तरीका हमने बताया। पहला आप एक्शन ढूंढिए, दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग ढूंढिए, तीसरा पोजीशन ढूंढिए, क्या उसमें अधिकार है कि नहीं। तो ये वर्ब का एक सिंपल सा पहचानने का तरीका हमने आपको बता दिया। अब इसका हम एक लाइन का शॉर्ट डिफिनेशन तैयार कर लेते हैं। A verb is a doing word। एक वर्ब जो क्रिया होता है, क्या होता है? काम करने का या कार्य पद्धति का एक शब्द होता है। शब्द का एक ऐसा शब्द, हिंदी भाषा में समझा जाए, शब्द का एक ऐसा शब्द जो कार्य करने का काम करे, जो काम करने का प्रयत्न करे, जो काम करने का दिशा बताए, निर्देश बताए, अवस्था बताए, अधिकार बताए, उसको आप वर्ब कह ले। हमने क्या कहा? काम करने का अधिकार बताए, अवस्था बताए, उसको हम लोग क्या बताएंगे? वर्ब कहेंगे। तो यहाँ तक आपको आसानी से एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। पढ़ाई का जो स्पीड है वो कितना सही है आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या हम फास्ट पढ़ा रहे हैं या वेरी स्लो पढ़ा रहे हैं या स्लो पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं? आप लोग को क्विक अभी कमेंट करके बताइए। बताइए कमेंट में कि ये जो पढ़ाई अभी जो हम बोल रहे हैं वो आप लोग के अकॉर्डिंग फिट है, या थोड़ा सा इसको फास्ट करें, या थोड़ा सा स्लो करें, या एकदम सही है, मेरे समझ से सही है। तो ये एक लाइन का डिफिनीशन याद रखिएगा।
आप कहेंगे गुरुदेव ये डिफिनीशन कौन काम करता है? इसका कोई काम नहीं है डिफिनीशन। जीवन में किसी प्रकार का ये डिफिनीशन आपको काम में नहीं आएगा। ये किसके लिए हम बताए हैं? वो है बुढ़वा से के लिए। जो गांव में आप बैठे हुए हैं, पूछ दिया कि बताओ वर्ब का डिफिनीशन क्या होता है, तो मुंह बाइएगा नहीं, उसको डिफिनीशन चिपका दीजिए। समझदार होगा तो समझ जाएगा, उसको एग्जाम्पल से और डिटेल में समझा दीजिए। नहीं समझना होगा तो ऐसे हाथ गोड़ माफ़ी मांग लीजिए, कहिएगा गुरुदेव हमारा माफ़ करूँ, हम ठीक हैं, इसे हम जा रहे हैं घर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। चलिए यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, उस एग्जाम्पल को समझते हैं। आई एम रीडिंग अ नोवेल, मैं एक किताब नोवेल पढ़ रहा हूँ। सिंपल सा बात है, कुछ सेंटेंस हम लिखे हैं। आई एम रीडिंग अ नोवेल, मैं एक किताब या नोवेल पढ़ रहा हूँ। तो अगर देखिएगा क्या कर रहा हूँ, एकदम सिंपल से रीडिंग, पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मेरे भाई? पढ़ रहा हूँ। जब आप पढ़ रहे हैं, ये ब्लू कलर नहीं ठीक लगा, क्या कर रहा है? पढ़ रहा हूं। जब आप पढ़ रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं तो भाई हाथ गोर मुंह हिलाइएगा कि नहीं हिलाइएगा? अगर कल्पना करिए हम ऐसे बैठे हुए हैं, कहेंगे कि अगर कोई देखा कहा कि आप पढ़ रहे हैं, तो ये तो पढ़ाई का तरीका नहीं हुआ। पढ़ाई का तरीका क्या होता है? आपका हाथ गोर मुंह का इसे चलना चाहिए। तो ये वर्क हो रहा है, एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है। जब कार्य हो रहा है मेरे भाई, तो अपने आप में वर्ब होगा, वर्ब होगा, वर्ब होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर हम बात करें, ये जो रीडिंग है ये कैसा वर्ब है? एक्शन तो हो रहा है, यानी कार्य तो हो रहा है, मगर कार्य में कैसा कार्य हो रहा है? तो हम कहेंगे गुरुदेव फिजिकल कार्य हो रहा है। फिजिकल कहने का मतलब जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। महसूस नहीं, महसूस करना नेक्स्ट पॉइंट। जिसको आप देख सकते हैं, महसूस दूसरा पॉइंट हो गया। देख सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे हम हंसे, हंस दिली, तो हंसना मेरा आपको दिखाई देगा, तो पढ़ना भी आपको दिखाई देगा। जिसमें मूवमेंट हो रहा है, जिसमें हिल रहा है, डोल रहा है, जिसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, तो उसको मूवमेंट कहते हैं। तो एक्शन फिजिकल यहाँ तक आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया हो। तो ये कैसा कार्य है? एक्शन है, फिजिकल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई लव नेहा, मैं नेहा से प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। हालांकि अब संभव नहीं है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें, ये जो लव है, ये जो प्रेम है, प्यार करने का जो तरीका है, ये सब क्या है? आप करते हैं किसी को प्यार, दिखा दीजिए तो हमको। हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, दिखा दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। ये हमारे दिमाग के अंदर है, आपको महसूस किया जाता है, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जब सिर्फ महसूस करेंगे तो वो भी अपने आप में एक्शन हो रहा है। तो ये जो लव है मेरे भाई, ये भी एक्शन हो रहा है। कैसा एक्शन हो रहा है? मेंटल एक्शन हो रहा है, यानी ये आपको दिमाग के अंदर हो रहा है, सिर्फ आप महसूस कर पा रहे हैं, वास्तव में ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो प्रेम एक ऐसा चीज है जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और जिस चीज को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाम कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखें। लव का एग्जाम्पल हम इसीलिए दिए हैं ताकि आपको आसानी से खोपड़ी में समझ में आए। जिस चीज को आप महसूस करते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ से नाउन चैप्टर को कैसे रिलेट कर पाए, हमने वर्ब को नाउन में कैसे ऐड किया, वर्ब से आपको अनकाउंटेबल नाउन को कैसे समझा। तो इसीलिए ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट कि ये तो एक्शन है लव वाला, मगर कैसा एक्शन है? मेंटल का, दिमाग के अंदर। अब मेंटल माने पगला वाला मेंटल नहीं समझ लीजिएगा, बढ़िया वाला मेंटल, अच्छा वाला मेंटल, पगलवा वाला नहीं। चलिए थर्ड एग्जाम्पल है, माई गर्लफ्रेंड इज अनहैप्पी। यह इसी के लिए आ गया। मेरी जो मासूका है, दिलरुबा है, वह क्या है? खुश नहीं है। अब खुश नहीं है इसका मतलब कहने का क्या हम तात्पर्य कर रहे हैं? खुश नहीं है तो उसका एक्शन दिखाइए। तो हम खुश नहीं हैं, मान लीजिए हम आपका गर्लफ्रेंड है, हम खुश नहीं है, दिखाइए तो अवस्था, एक्शन दिखाइए तो। नहीं है, फिजिकल एक्शन दिखाई देगा ना, मेंटल। भाई हम खुश नहीं है कि हमारा एक्सप्रेशन से आप थोड़ी पता कर लीजिएगा कि हम खुश है कि नहीं। मान लिया हंस रहे ही, मगर मन में क्या चल रहा होगा? अभी का तो जमाना वही है, लोग हंसता है मगर मन में छुरा लेकर चलता रहता है।
तो माई गर्लफ्रेंड ही नहीं, तो ये उस इस जो गर्लफ्रेंड है एक अवस्था बता रहा है कि ये जो लड़की है ये क्या है, खुश नहीं है। तो ये जो इज है इसको आप स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरी भाई, स्टेटिव वर्ब, यानी स्टेट बता रहा है। अब स्टेट का मतलब राज नहीं समझिएगा, यहाँ स्टेट कहने का मतलब अवस्था बता रहा है, उस व्यक्ति का, उस लड़की का, उस जन्म का अवस्था बता रहा है। तो इस जो अनहैप्पी है, ये जो लड़की का अनहैप्पी है यानी खुशी, उसका अवस्था बता रहा है। इसीलिए ये मेरा भाई क्या हो गया, इज वर्ब है मगर कैसा, स्टैटिक वर्ब, अवस्था बता है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो ये जो एम है उस आई का अवस्था बता रहा है। चलिए 3 पॉइंट निकाले थे हम लोग, एक्शन, फिजिकल, मेंटल भी देख लिए, स्टैटिक भी देख ली। अब थोड़ा सा पोजेशन जैसे समझने का प्रयास करते हैं। माय फादर हैज मेनी कार, मेरे पिताजी के पास बहुत सारा गाड़ी है, वास्तव में तो कोई गाड़ी नहीं है मेरे भाई, मगर गाड़ी है, मेरे पास नहीं है मगर गाड़ी है। चलिए, तो ये जो आपके पिताजी के पास बहुत गाड़ी है, क्या एक्शन है? नहीं। क्या स्टेट है? नहीं। उनका अधिकार बता रहा है। क्या बता रहा है? अधिकार, कि हाँ भाई आपके बाबूजी के पास गाड़ी है, हम बूझे, मगर क्या ये पोसेशन, उनका अधिकार बता रहा है। क्या बता रहा है? अधिकार। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, आज पहला क्लास है, स्मार्ट बोर्ड भी है, थोड़ा सा समस्या है। तो ये एक चीज हो गया। यहाँ से आप कमेंट एक एक करके बताइए कि समझे कि नहीं। आपने वर्ब को देखा, उसका पॉइंट क्लियर किया, एग्जाम्पल देखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। अब चलिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी के युवाओं के लिए, क्यों उसको समझते हैं। वर्ब फॉर्म ये समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि आप लोग बच्चा से मार मार के पढ़ाया गया होगा, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गोइंग गोज, गो वेंट गॉन, गोइंग गोज। हम वही एग्जाम्पल से समझते हैं कि गो वेंट गॉन, गोइंग गोज। एकदम बेसिक और एकदम एडवांस, यही मेरा मकसद है। चलिए, गो वेंट गॉन, गोइंग गोज, गो वेंट गॉन, गोइंग गोज। देखिए इसको बोलते क्या है, ये तो वर्ब का 5 रूप है, आपको पता होगा, V1, V2, V3, V4 जिसको ING लगाकर बनाया जाता है, V5 जिसमें SEIS लगाकर बनाया जाता है। अब यहाँ पर है इसको, इसीलिए हम यहाँ पर बताएं कि इसको रटने का जरूरी नहीं है, रटना नहीं है, हम लिख देते हैं। रटना वाला काम हम नहीं करते हैं। आप लोग बस पढ़ते पढ़ते आपको इतना हो जाएगा कि आपको कोई समस्या ही नहीं होगा। अब इस V1 को हम यहाँ पर हम इसको मिटाना चाहते हैं। चलिए, अब इसको बेस फॉर्म बोला जाता है। बेस फॉर्म जो कि प्लुरल होता है। समझिए, प्लुरल का मतलब एक प्लुरल होता है और एक सिंगुलर होता है। प्लुरल कहने का मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से 2 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी, मगर एक से ज्यादा कोई भी चीज है तो वो प्लुरल। यही V1 और V5 यहाँ पर, ये भी बेस फॉर्म ही होता है। ये भी क्या होता है? बेस फॉर्म होता है, मगर ये सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। V1 और V5 में बस इतना ही अंतर है कि V1 आपका प्लुरल होता है और V5 क्या होता है? सिंगुलर। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म का मतलब हो गया कि उस सबसे न्यूनतम रूप, उससे छोटा उसको नहीं किया जा सकता है। उससे बहुत कुछ बनाया जा सकता है मगर उसको उससे छोटा नहीं किया जा सकता। समझे मेरे बात को? उससे छोटा नहीं किया। जैसे दूध, अगर कोई दूध है तो वो बेस फॉर्म हुआ, वो बेस। आप दूध से दही बना लीजिए, दूध से मक्खन बना लीजिए, दूध से बटर बना लीजिए, दूध से कुछ भी बना लीजिए, लस्सी बना लीजिए, मगर आप दूध को उससे नीचे नहीं कर सकते, उससे नीचे उसको नहीं ले जा सकते। तो ये बेस फॉर्म हुआ, इससे कुछ नहीं।
तो यही बेस फॉर्म, इससे नीचे नहीं, इससे भले ही आप इसका V2 बना लीजिए। गो का हमने V2 बनाया, दूध का हमने मक्खी बनाया, सॉरी मक्खन बनाया, मक्खन को हम लोग अब करी बनाएंगे, जो कुछ भी जो बनाना है बनाइए, कोई आपत्ति नहीं, मगर ये जो बेस फॉर्म है एकरा से नीचे नहीं जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बेस फॉर्म। V1 को आप बेस फॉर्म प्लुरल फॉर्म होता है, V2 को आप बोलते हैं पास्ट फॉर्म। V2 को आप क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म। V2 को पास्ट का दूसरा रूप बताया जाता है, V2 को पास्ट का दूसरा रूप बताया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पास्ट फॉर्म हुआ, जब कभी भी किसी भी वाक्य को पास्ट फॉर्म में ले लिया जाता है तो हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं V3। V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। देखिए V4 को आपको क्या बोलना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, और V3 को पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर पार्टिसिपल समझ में आएगा, एक नया शब्द समझ में आ रहा होगा, पार्टिसिपल। व्हाट इज पार्टिसिपल? तो उसको अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने ही वाले हैं। चलिए देखते हैं। V3 को आपको पास्ट पार्टिसिपल, यानी आपने V1 को दूध को मक्खी बनाया, V1 को मक्खन बनाया, दही बनाया, खोआ बनाया, मगर क्या दूध से नीचे नहीं। तो यही V1, इससे नीचे नहीं, इससे आप दूसरा मटेरियल तैयार करिए। तो दूसरा मटेरियल गो का वेंट बना दिए कौन, मगर उसको क्या बोलेंगे? नाम भी तो बदलेगा, जब किसी चीज़ से आप किसी को बनाइएगा तो नाम बदलेगा। तो ये बेस फॉर्म होता है, याद रखिएगा, प्लुरल होता है। V2 वेंट पास्ट फॉर्म होता है, V3 पास्ट पार्टिसिपल होता है, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, V5 तो बेस फॉर्म ही, मगर सिंगुलर होता है। क्या होता है मेरे भाई? सिंगुलर। याद रखिएगा, सिंगुलर का मतलब सिर्फ एक। ये जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है एक, ये सिंगुलर। एक से ज्यादा कुछ भी तो वो प्लुरल। यहाँ तक क्लियर हो गया कि V5 V1 से V5 तक का डेफिनेशन। नेक्स्ट समझते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट और आ गया। हाउ टू फाइंड टेंस इन द एनी गिवन सेंटेंस। हम कोई भी वाक्य में दे दिया तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो वाक्य प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अभी का ये जो पॉइंट है एकदम हर युवा को हम जानते हैं कि मिस करेगा। जितना भी नया स्टूडेंट है सबको अभी सबसे बड़ा समस्या कि सर हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो टेंस कौन है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर। एक्चुअल में हमको बहुत ही समस्या होता है उसको पहचानने में। तो इसके बाद समस्या नहीं होगा। कोई भी वाक्य उठा कर ले लीजिए, कोई भी किताब का, अब हुआ समस्या तो पढ़ाई आपके लिए नहीं है। कौन हाथ उसको कहिए गुरुदेव सरस्वती माता हम आपके पास के नहीं है, दूरी बना लीजिए। अगर अब इसके बाद भी समझ में नहीं आया, तरीका क्या है तो समझते हैं। जब कभी भी वाक्य में V1, जब कभी भी वाक्य में V1 या V5 दिया हो, V1 या V5, वर्ब का पहला रूप हो या वर्ब का पांचवा रूप हो, एस या एस लगा हुआ हो या नहीं लगा हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में हो सकता है। वो कौन सा टेंस होगा मेरे भाई? प्रेजेंट। जब कभी भी वाक्य में आपको V1 या V5 नजर आए तो वो कौन सा टेंस? प्रेजेंट। आंख मूंद कर मार लीजिए। बाकी प्रेजेंट का कौन टेंस होगा उसको हम लोग बाद में टेंस में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर नहीं। तो ये समझ में आ गया कि अगर वर्ब का पहला या पांचवा रूप हो तो वो प्रेजेंट में। अगर वर्ब टू कहीं भी नजर आए तो वो आप उसको क्या करिएगा मेरे भाई? पास्ट में ले जाइएगा। कहां पर ले जाइएगा? पास्ट में ले जाना है। क्या? जब कभी वाक्य में, जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, तो जैसे ही आपने वेंट देखा तो समझ जाइएगा कि मेरे भाई ये पास्ट है, ये पास्ट। आई गो टू मार्केट ये प्रेजेंट है क्योंकि वर्ब का पहला रूप है। सी गोज टू मार्केट वह बाजार जाती है, तो यहाँ पर प्रेजेंटेड क्योंकि एस या एस लगा हुआ। वर्ब 3 यहाँ पर समझते हैं इसको पहले। शैल विल, जहां कहीं भी शैल विल नजर आए उसको फ्यूचर। और एक चीज पॉइंट बता देते हैं, अगर कोई वाक्य फ्यूचर में है, अगर कोई, ध्यान से सुनिएगा मेरी शब्दों को, अगर कोई
कोई वाक्य शैल विल, सॉरी, अगर कोई वाक्य फ्यूचर में है तो उसमें शैल विल जरूर लगा हुआ रहेगा, शैल विल लगा हुआ रहेगा। अब ये वर्ब 3, वाक्य में वर्ब 3 रहा तो ये प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर। कब? जब वर्ब का तीसरा रूप रहे। अब इसका सर कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? तो बस क्या करिए, इससे पहले देखिए, इससे पहले आपको देखना है कि इससे पहले लगा हुआ है क्या, इज एम आर है कि वाज वेयर है। कई लोग इसको वर पढ़ते हैं, वास्तव में इसको वर ही पढ़ना चाहिए, मगर क्या करें, हम लोग बिहार से हैं तो ये मेरे लिए तो बिहार ही है। या लगा हुआ रहेगा हैव, हैज या हैड। देखिए, अगर V3 से पहले, अगर वर्ब का तीसरा रूप से पहले इज एम आर लगा हुआ हो तो वो प्रेजेंट में हो जाएगा। इज एम आर लगा हुआ हो, अगर इज एम आर लगा हुआ हो तो मेरे भाई वो प्रेजेंट में हो गया। याद रखना है, अगर इज एम आर के बाद अगर वर्ब का तीसरा रूप है, इज एम आर के बाद वर्ब का तीसरा रूप है तो वो प्रेजेंट में होगा। अगर वाज वर्ब के बाद वर्ब 3 है तो वो पास्ट में होगा। हैव हैज है तो प्रेजेंट में होगा, हैड है तो पास्ट में होगा, हैड है तो पास्ट में होगा। ये चीज याद रखिए। क्या? अगर वर्ब 3 से पहले इज एम आर है तो प्रेजेंट, वाज वर्ब है तो पास्ट, हैव हैज है तो प्रेजेंट, हैड है तो पास्ट। इसके बाद कोई भी वाक्य में आपको टेंस पहचानने में समस्या नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पढ़ाई आपके लिए पढ़ाई बना ही नहीं। इसके बाद जाइए और कोई भी बुक उठाइए, कोई भी नोट्स उठाइए, कोई भी कंटेंट उठाइए, उसमें आपको समझ में आना चाहिए और समझ में आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। यहाँ तक एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, टाइप्स ऑफ वर्ब। आखिर वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? वर्ब के कै गो माए बाप? तो मेरे भाई माए बाप तो एक गो होता है, औलाद ज़्यादा होता है। तो यहाँ समझिएगा कि टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। वर्ब के प्रकार में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब, यानी वर्ब के दो ही प्रकार होते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं सहायक क्रिया। ये दोनों लैंग्वेज के लिए है, आप इंग्लिश में भी और हिंदी में भी साथ। और मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। कहने का क्या तात्पर्य हुआ मेरे भाई कि सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। एगो आपको सपोर्टिंग का काम करता है और दूसरा खुद मालिक का काम करता है, दूसरा खुद मालिक का काम करता है। तो हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब सहायक क्रिया, मेन वर्ब कहने का मतलब मुख्य क्रिया, इसमें कुछ है नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब में भी दो कैटेगरी, मेन वर्ब में भी दो कैटेगरी। अब यही चीज समझिएगा, मॉडल्स, मॉडल वर्ब भी होता है, प्राइमरी वर्ब भी होता है। तो ये समझिए आपका एक एक पॉइंट है। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम कैसे पढ़ाएंगे, पहला मॉडल पढ़ाएंगे, एक वीडियो में सिर्फ मॉडल, दूसरा हमें प्राइमरी वर्ब का पढ़ेंगे, यानी 3 वीडियो। फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, मेन वर्ब भी, तो उसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव पढ़ेंगे, और इसका इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल तीनों 3 क्लास चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो लगभग 5-7 क्लास के भीतर, यानी 5-7 घंटा के भीतर आपका वर्ब का एक भी पॉइंट नहीं बचेगा, एक भी पॉइंट नहीं। एक वीडियो में संभव नहीं, एक भी पॉइंट एक एक वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मॉडल, बस अभी के लिए यहाँ समझ लीजिए, मॉडल वर्ब कुल 13 होते हैं, कुल 13 होते हैं, जिसमें हम लिखना चालू करते हैं, जिसमें आप कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट,
नीड देयर आउट। 13 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मॉडल वर्ब कुल 13 होते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। फिलहाल के लिए समझते हैं कि मॉडल वर्ब कुल 13 यानी मॉडल वर्ब, और ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे 10 जो मॉडल वर्ब हुआ 10 प्लस 3, ध्यान से समझिएगा, 10 प्लस 3, ये जो 10 गो मॉडल वर्ब है 13 गो में वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, और जो 3 गो है वो हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब का भी काम करता। बस क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, जहां पर समस्या फंसा क्वेश्चन आदमी वहीं से उठाएगा एग्जामिनर। तो 10 गो है जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, 3 गो है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर। बस मॉडल वर्ब 13 होता है, यहां तक समझिए। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, टू, डेयर। अब प्राइमरी वर्ब को समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा रूप प्राइमरी वर्ब। चलिए प्राइमरी वर्ब को समझते हैं। सबसे पहले प्राइमरी में हम इसको मिटाते हैं। चलिए एक बी फॉर्म में आप इसको इज, एम, आर, वाज, वेयर, वर, बी, बीन, बी, टोटल 8 होता है। बी फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बिंग, यही होता है। इसको बोला जाता है बी फॉर्म, जो कि काम करता है हेल्पिंग वर्ब का। मगर वाक्य में अगर मेन वर्ब ना हो तो ये खुद भी मालिक बन जाता है। इसके बारे में अभी समझेंगे। दूसरा हमने लिखा था, दूसरा लिखा था हैव फॉर्म। तो हैव फॉर्म में आप इसको लिख लीजिए हैव, हैज और हैड, 3 होता है। और इधर समझने का प्रयास करिएगा, डू फॉर्म, डू, डज, डिड, एक और चीज। चलिए हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार का, मॉडल, प्राइमरी। मॉडल में 13 कैन, कुड, मे, माइट हो गया। उसके बाद प्राइमरी में 3 प्रकार, बी का फॉर्म, हैव का फॉर्म, डू का फॉर्म। इसको रटना नहीं है, न इसको टाइप बाय याद करना है, बस समझना है वर्ब के 2 प्रकार, एगो हेल्पिंग एगो मेन। हेल्पिंग में इतना चीज होता है, मेन में इतना चीज। डू बी फॉर्म में बता दिए इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बिंग, ये आपका बी का फॉर्म होता है। बी का कहने का ओरिजिनल जो फॉर्म होता है। हैव फॉर्म जिसमें हैव, हैज, हैड आता है। डू का फॉर्म यानी डू, डज, डिड आता है। मूलतः यही होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्लियर, अब कोई समस्या नहीं होगी। अब समझते हैं मेन वर्ब। क्या समझेंगे मेरे भाई? मेन वर्ब। मेन वर्ब में 2 चीज होता है, एक फाइनाइट और एक फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, कोई भी चीज निश्चित है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का 2, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट में एक होता है इन्फिनेटिव, जिरंट, पार्टिसिपल। इसको हम लोग इसलिए यहां पर नहीं डिस्कस करेंगे, डिस्कसिंग नेक्स्ट क्लास। इसको इसलिए नहीं, क्योंकि आपका समय का पाबंदी भी पूरा हो रहा है और ये 10 मिनट का खेल है। इसको समझने के लिए एक पूरी क्लास चाहिए। तो कल का क्लास में इसको डिटेल से हम लोग समझेंगे। फिलहाल याद रखिए, मेन वर्ब में फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, टाइप्स ऑफ वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और सॉरी मॉडल वर्ब और प्राइमरी वर्ब। नेक्स्ट क्या है उसको समझते हैं, एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल समझने से पहले हाँ, कुछ एग्जाम्पल समझने से पहले आपको मेन वर्ब में ये समझना होगा कि मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ तक क्लियर। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज पहला क्लास है। इतना देर हम खड़ा होकर पढ़ा लिए, कभी हम पढ़ाए नहीं थे, तो ये अपने आप में बहुत ही विचित्र बात है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक एक एक पॉइंट समझ में आया होगा।
थोड़ा सा हम पर सब्र रखिए, विश्वास रखिए, भर में इतना बेहतरीन से पढ़ाएंगे कि किसी ने सोची ना होगी। 18 भाई जोगिंदर किसी ने सोची ना होगी। तो अगर आप लोग को इसका क्या कहते हैं PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग यहाँ से अभी से ले लेते हैं, हम आपके सामने स्कैन कर देते हैं। तो आप वीडियो को अंत करिए, हम कुछ देर रुकते हैं या रोककर उसको स्कैन कर सकते हैं। बाकी इसको हम लोग नीचे अगर आप मांगेंगे तब, अन्यथा नहीं, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। अगर आप मांगते हैं तब देते हैं, नहीं तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ऑल PNG PDF इसका बना देते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ से QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन कर लीजिए। अगर नहीं तो सॉरी नेट तो है नहीं, तो इसीलिए तो मैं इसको USB में, इसको रुक जाइए, मैं इसका व्यवस्था लगा देता हूँ। सॉरी इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, वो सॉरी वो मेरा समस्या है। तो अगर समझ में आपको दे देंगे इसको लगा के। अगर बहुत ही खूबसूरती के साथ क्लास हुआ तो लाइक जरूर करिएगा। भाई पसीना आ गया, एक पसीना शरीर के भीतर आया, पहली बार प्यास लग गया पढ़ाते हुए। अब पता चला कि डिजिटल बोर्ड पर इतना लाइट के साथ पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, एक टीचर कितना मेहनत करता है स्टूडेंट्स के लिए। तो थोड़ा मेहनत आप भी करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।